जय गुरुदेव। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है होनहार बच्चा। गांव सादीपुर एक छोटा सा गांव था। उसमें चंदन चौधरी रहा करते थे। वे स्वभाव से अत्यंत सीधे साधे, ईमानदार और सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी इन्हीं बातों से प्रभावित होकर गांव वालों ने उन्हें अपना मुखिया चुन लिया था। गांव का मुखिया होने के कारण किसान अपनी भूमि का सरकारी लगान आदि उनके पास जमा करा देते थे। जब गांव के सारे किसानों का लगान इकट्ठा हो जाता तो वे इस कर को सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए शहर जाते थे। उनके इस कार्य से सरकारी अधिकारी बड़े प्रसन्न रहते थे और कचहरी में उनको काफ़ी इज्जत और सम्मान भी दिया जाता था। चौधरी चंदन के परिवार में 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी थी तथा बड़ा बेटा अपने खेतों के काम में लगा रहता था। सबसे छोटा बेटा अभी कम उम्र का था। उसका नाम उन्होंने दीपक रख रखा था। एक दिन चौधरी साहब लगान की रकम जमा कराने के लिए जब शहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनके बेटे दीपक ने उनके साथ शहर जाने की जिद की। पहले तो चौधरी साहब ने उसे ले जाने के लिए कुछ आनाकानी की, परंतु बेटे की जिद के सामने उन्हें अपने घुटने टेकने पड़े। वे उसे लेकर शहर की ओर चल दिए। गांव से शहर तक पैदल रास्ता था, अतः दोनों बाप बेटे हंसते बोलते चल दिए। सफ़र जल्दी ही तय हो गया। दोनों कचहरी पहुंचे। आज वे समय से पहले ही कचहरी आ गए थे, इसलिए खजाने का कार्यालय खुला नहीं था। चपरासी झाड़ू लगा रहा था। तब मुखिया जी अपने बेटे दीपक को कार्यालय दिखाने लगे। कार्यालय में लगी मेज कुर्सियां तथा छत में लगे पंखे आदि दीपक के लिए अनोखी चीज़ें थीं। वह प्रसन्न होता हुआ काफ़ी देर तक कार्यालय को देखता रहा। अचानक दीपक को न जाने क्या सूझी कि वह अधिकारी कुर्सी पर जा बैठा। अपने बेटे की इस हरकत को देखकर मुखिया जी को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा, बल्कि वह मन ही मन बुदबुदाने लगे। उफ, इस बच्चे ने तो गजब ही कर दिया। भयभीत होकर वे चारों ओर देखने लगे कि कहीं बच्चे की शरारत को किसी ने देख न लिया हो। उन्होंने अपने मन में कहा, अधिकारियों के आने का समय तो हो ही गया था। तभी अचानक कार्यालय के अधिकारी आ पहुंचे। मुखिया जी को इस प्रकार भयभीत होता देखकर वे हंस पड़े और फिर बोले, मुखिया जी नमस्ते। मुखिया जी इतने भयभीत हो गए थे कि वे अधिकारी के नमस्ते का उत्तर भी न दे सके। वे गिड़गिड़ाकर बोले, हुजूर, बच्चा नादान है, क्षमा कर दें। तभी दीपक कुर्सी से खड़ा हो गया और अधिकारी के चरण स्पर्श करता हुआ वह बोला, चाचा जी राम राम। राम राम बेटे, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो। उन्होंने दीपक को दुआएं दी। फिर बोले, मुखिया जी, आपका बच्चा नादान नहीं है, बड़ा चतुर है यह तो। इतना शिष्टाचार तो आजकल शहरी बच्चों में भी देखने को नहीं मिलता। यह तो आपकी कुर्सी पर बैठ गया था साहिब, इसकी भूल के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुखिया जी ने गिड़गिड़ा कर कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुखिया जी, उसने कोई अपराध नहीं किया है। मेरी कुर्सी तो मामूली कुर्सी है। हमारा देश तो प्रजातांत्रिक है और प्रजातंत्र में तो प्रत्येक नागरिक को देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने का अधिकार है। भगवान करे यह भी पढ़ लिख कर सुयोग्य बने और किसी ऊंचे पद का अधिकारी बने। अधिकारी ने पुनः दीपक को सुयोग्य बनने की दुआएं दी। कुछ सोचने के बाद अधिकारी मुखिया जी की तरफ देखता हुआ बोला, देखिए मुखिया जी, इस बच्चे के मुंह से मेरे लिए चाचा जी संबोधन निकला है। यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो आप इसे मेरे पास छोड़ दें, मैं इसको पढ़ाऊंगा। इस नाते मुझे भी संतान सुख मिल जाएगा। अधिकारी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुखिया जी की हैरानी और बढ़ गई। वे मन ही मन बोले, हे भगवान,
मैं यह क्या सुन रहा हूँ? फिर वे जोर से बोले, श्रीमान जी, आप बड़े आदमी हैं। मेरा बेटा गांव का पला गंवार बच्चा है। पता नहीं यह आपको संतुष्ट भी रख पाएगा या नहीं। इस बात को अब छोड़िए मुखिया जी। मुझे अपने लिए जैसे बच्चे की चाहत थी, मैं समझता हूँ कि इस बच्चे में मेरी चाहत के अनुरूप सारे गुण विद्यमान हैं। हाँ, अगर आपको यह स्वीकार ना हो तो वह अलग बात है, वरना मुझे तो किसी ऐसे बच्चे की ही ज़रूरत है। आप अपने परिवार वालों से पूछ लें, यदि वे मेरी इस बात से प्रसन्न हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं इसे अपने पास रखने में। अधिकारी ने मुखिया को सुझाव दिया। उनकी बात सुनने के बाद मुखिया जी बोले, श्रीमान जी, आप राह की ईंट को इमारत के उच्च शिखर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भला इस सुझाव को कौन स्वीकार न करेगा? आप चाहें तो इसे अभी इसी क्षण से अपनी सेवा में रख सकते हैं। नहीं, इस तरह नहीं। सबकी स्वीकृति जरूरी है। हाँ, इतना मैं अवश्य चाहता हूँ कि सरकारी कामकाज निपट जाने के बाद आप मेरे निवास पर चलिए। वहाँ मैं अपनी पत्नी को इस बच्चे से मिलाकर उसकी स्वीकृति ले लूँ। मुखिया जी, नाम क्या है इस बच्चे का? मुझे दीपक कहते हैं चाचा जी। जवाब मुखिया जी के बजाय दीपक ने दिया। शाबाश बेटे दीपक, तुम चारों ओर से दीपक की तरह चमकोगे। अधिकारी उसे दुआओं पर दुआएं दिए जा रहे थे और मुखिया जी अधिकारी के इस निर्णय को अपना पुण्य प्रताप और दीपक का सौभाग्य समझ रहे थे। सरकारी कामकाज समाप्त करने के बाद मुखिया जी दीपक सहित अधिकारी के घर पर चले गए। दीपक से मिलकर अधिकारी की पत्नी भी खूब खुश हुई। उन्होंने भी अपने पति के निर्णय को सहज ही स्वीकार कर लिया। अब दीपक उन्हीं के घर रहने लगा। वह उन अधिकारी को पिताजी, उनकी पत्नी को माताजी कहकर पुकारने लगा। वे दोनों पति पत्नी उसके मुंह से अपने आप को माता पिता का संबोधन सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते थे। उन्होंने दीपक को अपने सगे पुत्र की भांति पालना शुरू कर दिया। उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया गया। दीपक भी स्कूल जाता और घर पर अपने माता पिता के आदेशानुसार काम करता। वह प्रत्येक कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करता चला गया। समय आगे बढ़ता रहा और दीपक दिन प्रतिदिन बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूता चला गया। जब भी वह स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता तो उसके नए माता पिता बहुत प्रसन्न होते थे। वे जानते थे उनका दीपक अवश्य ही इस बार भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ होगा। एक दिन वह आया जब दीपक ने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। तब उसके पिता ने खूब शाबाशी दी। वह बहुत खुश हुए और उसकी खूब प्रशंसा की। दीपक ने भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका खूब आशीर्वाद समेटा। फिर अधिकारी महोदय ने दीपक को एक नेक सलाह दी। दीपक, अब तुम भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की परीक्षा में बैठना। उसके लिए अपनी तैयारी करो। ठीक है पिताजी, मैं आज ही से उसकी तैयारी में जुट जाता हूँ, दीपक ने शीघ्रता से कहा। भगवान ने चाहा तो मैं आपकी इच्छा भी अवश्य पूरी करूँगा। फिर उसने आईएएस अधिकारी बनकर अपने माता पिता का सपना भी साकार कर दिया। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुणी व्यक्ति बच्चों तक के गुणों को पहचान लेते हैं। गुणवान बच्चे वही हैं जो अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से आदर्शवान लोगों का अनुकरण कर सकें। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।